Hello students, myself Manish Kumar Sharma wish you a very warm welcome to the wonderful session of Study Alpha। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो जे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लाइव प्रोसेस का ट्रांसपोर्टेशन का सेकंड लेक्चर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन का पहला लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है। तो ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए हमने समझा था एक वेल डिफाइंड ऑर्गन सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम जो वेल डिफाइंड है इसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम ही ट्रांसपोर्टेशन का काम पूरा करता है। चलिए समझते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर इंक्लूड होगा ब्लड। इट मीन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, इस बात का जवाब देने के लिए आपको 4 या 3 क्वेश्चन आपको अपने माइंड में रखने हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या सर्कुलेट होता है? ब्लड। पहला सवाल का जवाब मिल गया, ब्लड। तो पहला कंपोनेंट हो गया ब्लड। दूसरा, किस में सर्कुलेट होता है? तो ब्लड वेसल्स में। तीसरा सवाल कि किसकी वजह से सर्कुलेट होता है? तो ये सर्कुलेट होता है ब्लड, हार्ट की पंपिंग की वजह से। सो सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। कौन सा? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बनाते हैं। हालांकि सर्कुलेटरी सिस्टम में बॉडी के अंदर 2 तरीके का फ्लूइड फ्लो होता है, पहला ब्लड, दूसरा लिम्फ। तो इसी की आज हम स्टडी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसके अंदर 2 तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक होता है लिम्फ और दूसरा होता है ब्लड। तो लिम्फ और ब्लड में क्या डिफरेंस होता है? इस पूरे लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? तो इसी इंटेंशन के साथ, इसी मोटिव के साथ आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं और स्टार्टिंग कर रहे हैं किससे? बॉडी के पहले फ्लूइड लिम्फ से। तो क्या है बेटा? इन द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यूटिलाइज 2 फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडिया। 2 फ्लूइड ट्रांसपोर्ट मीडियम यहां पर प्रेजेंट होते हैं, पहला बेटा लिम्फ और दूसरा है ब्लड। यदि बात की जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो पहली बात तो ये कि डिफरेंस ये है कि दोनों अलग अलग तरीके के वेसल्स में, अलग अलग तरीके के वेस्कुलर सिस्टम में फ्लो होते हैं। ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में और लिम्फ फ्लो होता है लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। तो दोनों की जो पाइपलाइन है जिनके अंदर ये फ्लो होते हैं, दोनों का डिफरेंट होता है। दोनों कुछ कॉमन शेयरिंग यहां पर नहीं करते हैं। चलिए, सो बोथ द फ्लूइड, दोनों के दोनों फ्लूइड फ्लो करते हैं डिफरेंट पाइपलाइन सिस्टम के अंदर। तो आपको ये जो डायनेमिक सा डायग्राम, एक विजुअल जो डायग्राम आपको दिखा रखा है ना, मींस ऑनगोइंग प्रोसेस कैसे चल रही है, इसमें आपको लिम्फेटिक सिस्टम दिखाने की कोशिश हमने की है। इस डायग्राम के अंदर देखेंगे ध्यान से तो बेटा यहां पर आपको टिश्यू दिखा रखी है। दीज आर द सेल्स। ये आपको क्या दिखा रखी है? सेल्स दिखा रखी हैं। और सेल के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हैं, जो ब्लू कलर का स्पेस है, ये स्पेस फिल है एक फ्लूइड से, ये भरा हुआ है एक फ्लूइड से, जिस फ्लूइड का नाम होता है लिम्फ। ये लिम्फ यहां पर देख पा रहे हैं आप, यहां पर ट्रांसपोर्ट हो रहा है और ट्रांसपोर्ट होने के बाद कुछ नोड्यूल जैसे स्ट्रक्चर के पास आ रहा है। ये लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड। एक एक करके सबके बारे में समझेंगे। उसके लिए हम डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं। डायग्राम को समझने के लिए हमने समझा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। टिश्यू के आसपास मौजूदा एक फ्लूइड होता है जो कहां से? टिश्यू से हमेशा दूर फ्लो करता है। पहले टिश्यू के पास आएगा ब्लड में से निकल के, और उसके बाद ये हमेशा टिश्यू से दूर जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक डिफरेंस ब्लड के और लिम्फ के बीच में क्या बन जाता है? दैट ब्लड कैन मूव टुवर्ड द टिश्यू, अवे फ्रॉम द टिश्यू, बट लिम्फ ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम टिश्यू। लिम्फ हमेशा टिश्यू से दूर चलता है। सो 2 सिस्टम होते हैं, पहला है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। तो हम पहले स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं किसको? लिम्फेटिक सिस्टम को। तो क्या हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें बेटा? कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, लिम्फ नोड है और लिम्फ है। ये चारों चीजें, या लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फ वेसल, लिम्फ नोड और लिम्फ, ये चारों चीजें लिम्फेटिक सिस्टम का कंपोनेंट है। ये चारों चीजें मिलकर के लिम्फेटिक सिस्टम को बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखेंगे बेटा, जो लिम्फ होता है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, और वो कहां से कहां? टिश्यू से हमेशा हार्ट की तरफ फ्लो होता है। टिश्यू से कहां की तरफ? टिश्यू से हमेशा हार्ट की तरफ ही फ्लो होता है। बात करें तो बेटा ये कलरलेस होता है या फिर स्लाइटली येलोइश होता है। येलोइश इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, सीरम एल्बुमिन जैसे इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं प्रोटीन के प्रेजेंट होने की वजह से इसका कलर हल्का येलोइश हो जाता है। ठीक है, दैट इज फाउंड बाय द ड्रेनिंग आउट ऑफ ब्लड कैपिलरीज इनटू द टिश्यू स्पेस। अब एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी की जो टिश्यूज होती हैं, इन टिश्यू को जितनी भी रिक्वायरमेंट चाहिए वो रिक्वायरमेंट ब्लड के जरिए पूरी होती है। अब ब्लड जब इन टिश्यू की इनकी रिक्वायरमेंट देने आता है ना, तो ब्लड में से ही फ्लूइड लीक होता है कैपिलरी के नेटवर्क के थ्रू। ब्लड में से कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू फ्लूइड लीक होता है जो टिश्यू के आसपास इकट्ठा हो जाता है।
इस टिश्यू के आसपास इकट्ठे हुए इसी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। इट मींस लिम्फ अपने आप में ब्लड से ही डिराइव होता है, ये कोई अलग चीज नहीं है। लिम्फ अपने आप में ब्लड से ही डिराइव होता है, लेकिन जब ये फिल्टर आउट हो जाता है, लिम्फ कैपिलरी में से बाहर निकल के आता है, अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट सर्कुलेटरी सिस्टम बन जाता है, जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। सो इसमें क्या क्या होता है बेटा? ये कैरी करता है डाइजेस्टेड फैट को कहां से कहां? इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, डाइजेस्टेड फैट को इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ बेटा इसके अंदर क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं। लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं, या फिर ये कहें लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना बेटा, ये पीछे जो पढ़ा था, ये जो लिम्फ नोड आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो लिम्फ नोड आप देख रहे हैं, इन लिम्फ नोड के अंदर देखेंगे, लेट्स सपोज दिस इज द लिम्फ नोड, तो इस लिम्फ नोड के अंदर क्या होता है? इस लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्या? इस लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती हैं, और जब भी ये लिम्फ इसके थ्रू निकल के जाता है तो ये लिम्फोसाइट लिम्फ में मौजूद किसी भी पैथोजन को किल कर देती हैं, उसको खा जाती हैं, और इस तरीके से लिम्फ नोड में प्रेजेंट लिम्फोसाइट लिम्फ को क्लीन कर देती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? इस तरीके से, किस तरीके से? जब भी लिम्फ नोड के जरिए निकल के जा रहा है, देखो लिम्फ नोड के जरिए निकल के जा रहा है ना ये, तो लिम्फ नोड के जरिए जब भी निकल के जाता है तो लिम्फ में मौजूद जो पैथोजन होते हैं, लिम्फ नोड में मौजूद लिम्फोसाइट उस पैथोजन को खा जाती हैं और लिम्फ को पूरी तरीके से प्योरीफाई कर देती हैं। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा कि लिम्फ अल्टीमेटली कहां जाता है? ये अल्टीमेटली जाता है कहां पर? अल्टीमेटली जाता है हार्ट के पास, अल्टीमेटली हार्ट के पास जाएगा। अब हार्ट तो पूरी बॉडी के अंदर इसको पंप कर देगा, है ना, तो वो इंफेक्शन पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो बॉडी में सर्कुलेट ना हो, इंफेक्शन फैले ना, इसके लिए लिम्फ नोड में प्रेजेंट लिम्फोसाइट जाने वाले लिम्फ को क्या करती रहती हैं? समय समय पर क्लीन करती रहती हैं। जब भी उसके थ्रू निकल के जाएगा और यदि उसमें पैथोजन होता है तो ये क्या कर देती है? लिम्फ को क्लीन कर देती है। ठीक है, इसके अलावा लिम्फ का और क्या काम होता है बेटा? लिम्फ का काम होता है हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। इसके अलावा जो डेड सेल्स होती हैं उनको भी बाहर निकालना। मींस जो डेड सेल्स के टुकड़े होते हैं, रोजाना हमारी बॉडी में भाई बहुत सारी सेल्स मरती हैं ब्लड के अंदर, आरबीसी करोड़ों के लाखों के अमाउंट में मरती हैं रोजाना, है ना, लाखों के अमाउंट में मरने वाली ये आरबीसी एक्चुअल में लिम्फ को ही क्या करनी होती है? क्लीन करनी होती है। और एक्चुअल में इसमें से फिल्टर आउट करने का काम स्प्लीन कर लेता है, ब्लड में से मरी हुई आरबीसी को फिल्टर आउट करने का काम स्प्लीन कर लेता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब लिम्फ की बात की जाए तो लिम्फ में जो भी डेड आरबीसीज या डेड सेल्स जो भी हैं, उन डेड सेल्स के फ्रेगमेंट को क्लीन करने का काम भी लिम्फ का ही होता है। ठीक है, सो आपको बॉडी के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम दिखाया गया है। लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब ये ग्रीन कलर में जो वेसल्स आपको दिखाई गई हैं, ये वही वेसल्स हैं जिनमें हमारी बॉडी के थ्रू आउट क्या फ्लो होता है? लिम्फ फ्लो होता है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि लिम्फेटिक सिस्टम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, सो लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, ध्यान से एक और डायग्राम समझेंगे बेटा। लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करता है, देखिए ध्यान समझेंगे। लेट्स सपोज कि ये हमारी क्या बेटा, ये हमारी सपोज करो ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल किसी टिश्यू के पास ब्लड लेके आ रही है, और ब्लड जब लेके आती है तो ये क्या बनाता है? कैपिलरी का नेटवर्क बना देती है। यहां पर ये कैपिलरी का क्या बना रही है बेटा? नेटवर्क। ठीक है, सो दिस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। ठीक है, ये क्या बना रही है? कैपिलरी का नेटवर्क बना रही है। अब जब ब्लड इसके थ्रू पास होके जाता है ना, कैपिलरी के थ्रू पास होके जाता है, तो इसमें से क्या होता है? इसमें से फ्लूइड लीक होता है। ठीक है बेटा, इसमें से देखो क्या लीक हो रहा है? ये फ्लूइड लीक हो रहा है मौजूदा टिश्यू के पास, मौजूदा टिश्यूज के पास। तो लेट्स सपोज दीज आर द टिश्यूज। ठीक है, ये टिश्यूज हैं, तो टिश्यूज के पास ये फ्लूइड जाके एक्यूमुलेट, इकट्ठा हो जाता है। ये जो फ्लूइड यहां पे इकट्ठा होगा, यही क्या बनाता है बेटा? यही बनाता है लिम्फ। ठीक है, अब इस लिम्फ को कलेक्ट करने का काम किसका होता है? लिम्फ को कलेक्ट करने का काम होता है लिम्फ कैपिलरीज का, जो लिम्फ कैपिलरीज मिलकर बनाती हैं लिम्फ वेसल। और ये लिम्फ वेसल के पास मौजूद क्या है बेटा? लिम्फ वेसल के पास मौजूद है लिम्फ नोड्स, और इन लिम्फ नोड के जरिए जब लिम्फ निकल के जाएगा तो आप जानते हैं, अब तो सभी समझ गए क्या, कि लिम्फ नोड के जरिए जब ये लिम्फ निकल के जाएगा तो क्या होगा? लिम्फ नोड में मौजूद लिम्फोसाइट इसमें मौजूद पैथोजन को किल कर देंगी और पैथोजन को खा जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा लिम्फ क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है। और जब ये हार्ट के पास जाएगा तो हार्ट में मौजूद ब्लड को उसका लॉस्ट फ्लूइड वापस मिल जाता है। इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ये लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। बेटा बात करते हैं किसकी? बॉडी के दूसरे फ्लूइड की, दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से ज्यादा काम ये करता है और लिम्फेटिक सिस्टम से ज्यादा कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। ठीक है, सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन से कंपोनेंट हैं, इस बात का जवाब कैसे मिलेगा? 3 सवालों से। पहला,
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या फ्लो हो रहा है? सवाल नंबर 1 तो इसका जवाब ब्लड। किसमें फ्लो हो रहा है? सवाल नंबर 2 तो इसका जवाब है ब्लड वेसल। किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? तो सवाल नंबर 3 तो इसका जवाब हार्ट। तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को बनाने वाली 3 चीजें बेटा कौन कौन सी? ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। डायनेमिकली सभी प्रोसेस को दिखाने के लिए आपको स्टडी अल्फा की ये कमिटमेंट पूरी करने के लिए यहां पर जो स्लाइड्स आपके लिए बनाई जाती हैं, इन स्लाइड के अंदर कुछ ऐसे ही मैग्निफिशिएंट तरीके से आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्राम्स लगाए गए होते हैं। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं हार्ट का किस तरीके से काम हमारी बॉडी के अंदर होता है। हार्ट के अंदर आप चारों चैम्बर देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन सा कंपोनेंट? ब्लड। पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। तो बेटा ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी की। बॉडी की क्या बच्चे? ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लगभग बॉडी के अंदर कितना होता है? लगभग 5 से 6 लीटर के करीब करीब होता है। एक अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर होता है, जो उसकी बॉडी का लगभग 7 to 8% बॉडी वेट बनाता है। बॉडी वेट का कितना परसेंट होता है? लगभग 7 to 8%, ठीक है। बात करते हैं बेटा ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी बोलते हैं। इसके अलावा बात करें ब्लड की, तो ब्लड का रेड कलर होता है। ब्लड का रेड कलर किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन अब मन में सवाल आएगा कि सर ब्लड के अंदर आरबीसी के अलावा तो डब्ल्यूबीसी भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, इवन प्लाज्मा भी है, लेकिन आरबीसी की वजह से इसका रेड कलर क्यों हो जाता है? सिर्फ आरबीसी ही क्यों, जो इसके कलर का कंट्रीब्यूशन यही प्रोवाइड कर रही है? तो इस सवाल का जवाब है बेटा कि ब्लड के अंदर मेजॉरिटी जो नंबर घूम रहा है ना, वो आरबीसी का होता है। मेजॉरिटी नंबर इस फ्लूइड के अंदर किसका होता है? आरबीसी का होता है। इस वजह से जो कलर इंपार्ट करती है, कलर ये आपको शो करती है, वो कैसा शो करती है? रेड ही शो करती है, क्योंकि आरबीसी का नंबर मौजूदा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से कहीं ज्यादा होता है, कहीं गुना ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बेटा ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। अब यदि ये टिश्यू है तो इसके अंदर सेल का कॉम्बिनेशन होगा। सेल सारी एक जैसी नहीं होती हैं। इस ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है बेटा? तो ब्लड का मेन कंपोनेंट है कौन सा? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या क्या? प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड का लगभग 55%, ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55% क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा होता है 55 टू इट कैन गो टू 60। 55 से 60% के लगभग इसमें क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर प्लाज्मा। दैट फॉर्म्स द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। जो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट है? लिक्विड कंपोनेंट है। वहीं बात करें बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट की, तो ये लगभग कितना होता है? ये लगभग 45%, 45% के लगभग होता है ब्लड का। सो ब्लड का मेजॉरिटी कंपोनेंट क्या है? प्लाज्मा। इसके अलावा जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट, जो पूरे ब्लड का कितना परसेंट होता है? 45% होता है, लगभग 45% होता है। इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर, ब्लड के इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर भी फर्दर 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 इज आरबीसी, नंबर 2 इज डब्ल्यूबीसी एंड नंबर 3 इज प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड की सारी सेल्स बनती कहां है? तो ब्लड की सारी सेल्स बनती हैं बोन मैरो के अंदर, ठीक है। बोन मैरो के अंदर बनती हैं, ठीक है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बोन्स हमारा जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, बोन्स शुरुआत से तो बन नहीं जाती। तो शुरुआत में ब्लड वेसल्स या ब्लड की सेल्स कहां से बनती हैं? तो स्टडी अल्फा की कमिटमेंट कि आपको बताएंगे कुछ ऑथेंटिक और यूनिक। तो उसमें क्या बता रहे हैं आज आपको? बता रहे हैं कि बोन मैरो से पहले, बोन मैरो से भी पहले जो ब्लड की सेल्स बनती हैं, ये किस में बनती हैं? योक सैक में बनती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योक सैक के अंदर ही क्या होता है? ब्लड सेल्स बनती हैं पहली बार, ठीक है। योक सैक के अंदर ही पहली बार क्या बनती है? ब्लड सेल्स बनती हैं। इसके अलावा जर्म सेल्स भी सबसे पहले इसी में बनती हैं, ठीक है। चलिए सो ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 कंपोनेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। वहीं बात की जाए आरबीसी को हम एक और नाम से जानते हैं। आरबीसी इज आल्सो नोन एज बेटा एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। वहीं डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स अपने आप में कोई सेल तो नहीं होती, इट इज कंसिडर्ड एज द फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है। बोन मैरो के अंदर मौजूद स्टेम सेल से बनती है मेगा कैरियोसाइट्स, और उन्हीं मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े होते हैं प्लेटलेट्स, जिनको हम बोल रहे हैं, ठीक है। चल सो एक एक करके सभी के बारे में डिटेल्ड स्टडी करते हैं। तो पहले अभी तक के सुपरफिशियल रिवीजन में हमने क्या पढ़ा? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है। लगभग बॉडी का 7 to 8%
वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी बोलते हैं, और रेड कलर होता है ब्लड का क्योंकि इसके अंदर आरबीसी होती है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन अपने आप में क्या है? हीमोग्लोबिन अपने आप में कौन सा बेटा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। याद रखेंगे कैसा पिगमेंट है बच्चे? इट इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। इसी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की वजह से अलग अलग जीव जंतुओं के अंदर अलग अलग रंग का खून हो जाता है। ठीक है, क्या कोई दूसरे रंग का खून आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। क्या कोई ऐसा जानवर है जिसके पास लाल रंग के अलावा या किसी और रंग का खून हो? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ब्लड की स्टडी को, इट मींस हेमेटोलॉजी को। सामने दिया गया डायग्राम इतना मैग्निफिशिएंट है जिसमें आपको दिखाया गया है कि पूरे ब्लड, ये पूरी ब्लड वेसल दिखाई गई है। इस ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लो होने वाला ब्लड है, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट इसके अंदर फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर आप देख पाएंगे बेटा, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं ये वाले जो बड़े बड़े आपको सेल दिख रहे हैं, दीज आर आरबीसी। मेजॉरिटी कंपोनेंट दिख रहे हैं आपको ब्लड में। ब्लड का मेजॉरिटी कंपोनेंट यदि काउंटिंग की बात की जाए तो मेजॉरिटी कंपोनेंट क्या होता है? आरबीसी होती है। लगभग देखा जाए मेल के लिए फीमेल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन जनरल और एक एवरेज काउंट देखा जाए तो लगभग 50 मिलियन आरबीसी होती हैं, सॉरी 5 मिलियन आरबीसी होती हैं पर एमएम क्यूब ऑफ ब्लड वॉल्यूम। 1 एमएम क्यूब जो ब्लड वॉल्यूम है उसके अंदर लगभग कितनी? लगभग यहां पर 5 मिलियन आरबीसी होती हैं। क्लियर? चल आगे बात करते हैं। तो इसी के अंदर आपको देखो आरबीसी दिखाई गई है, आरबीसी के अलावा इसमें दिखाई गई है आपको डब्ल्यूबीसी। यहां पे क्या दिखाई गई है आपको? डब्ल्यूबीसी दिखाई गई है। सो दीज आर द डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा आपको दिखाई गई, देखो ये रही प्लेटलेट्स आपको दिखाई गई हैं। और इसके अलावा जो येलोइश फ्लूइड आप देख रहे हैं ना, दिस येलोइश फ्लूइड इज नोन एज प्लाज्मा। ठीक है, येलोइश फ्लूइड जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है बेटा? ये है प्लाज्मा। ठीक है, सो ब्लड के अंदर ये सारी चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ये आपको सिर्फ अपने आप में इमेजिन नहीं करना था। ठीक है, इमेजिन ना करते हुए चीजों को विजुअली आप देखते हैं तो दिमाग के अंदर अच्छी तरीके से सेट होती है ना। सहमत है इस बात से? सहमत है तो सेशन को एक बार लाइक जरूर करेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ब्लड के ये सारे कंपोनेंट में सबसे पहले जो मेजर कंपोनेंट आता है वो होता है प्लाज्मा। ठीक है, कमिटमेंट का प्रूफ है ना क्या, कि हर एक चीज को विजुअल जब आपको दिखाएंगे तो चीजें अच्छी तरीके से दिमाग में सेट होंगी। ये होता है बेटा प्लाज्मा। ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट किया गया है। ठीक है, ब्लड में से प्लाज्मा को सेपरेट किया गया है। नॉर्मली आपने सुना भी होगा प्लाज्मा और कहीं पे भी सेपरेट होता है ना। जिन लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट कराना होता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों को प्लाज्मा से क्या करना होता है? नॉरिश करना होता है। तो जिसका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है उसी के ब्लड में से हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं उसके ब्लड में से पीआरपी, है ना। जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा साइड वाइज हमें पता होता है ना, तो कॉन्सेप्ट के साथ अच्छा एक हुक बन जाता है। सो पीआरपी होता है क्या? पीआरपी होता है प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। ठीक है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है जब ट्रांसप्लांट हेयर होते हैं उनको नॉरिश करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो प्लाज्मा का बेटा कैसा कलर? स्ट्रॉ कलर, मतलब हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम का 55%, देखो अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया कि ब्लड वॉल्यूम का लगभग कितना परसेंट बताया आपको बेटा? 55%। ठीक है, 55% होता है। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% वाटर होता है। प्लाज्मा के अंदर लगभग 90% वाटर होता है। ब्लड के जो काम फॉर्म्ड एलिमेंट नहीं कर पाते हैं वो सारा काम प्लाज्मा करता है। वो सारा काम प्लाज्मा करता है जो ब्लड की आरबीसी नहीं करती, डब्ल्यूबीसी नहीं करती, प्लेटलेट्स नहीं करती। तो एक्चुअल में काम क्या करता है? मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट किसका काम होता है? प्लाज्मा का। बड़ी बड़ी चीजों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका? प्लाज्मा का। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है? तो बेटा इसमें पहली बात, इसमें 3 तरीके के प्रोटीन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, सीरम एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। बेटा एल्बुमिन जो होता है ये क्या करता है? बॉडी का ऑस्मोटिक या ब्लड का ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस रेगुलेट करता है कौन? सीरम एल्बुमिन। ग्लोब्यूलिन क्या करता है बेटा? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फाइब्रिनोजन हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ये क्या करता है? क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्प्स इन क्लॉटिंग। ठीक है, ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन सा? फाइब्रिनोजन। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा का और क्या काम होता है? प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को। कहते हैं ना कि हार्मोन्स ब्लड में डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होते हैं बॉडी के एक सोर्स से दूसरे टारगेट ऑर्गन्स तक। तो ब्लड में कौन है जो इसको ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा। सो प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, एंटीबॉडीज को, गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट को। गैसेस को आरबीसी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करती है ना,
तो बेटा मेजॉरिटी गैसेस को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? प्लाज्मा करता है। मेजॉरिटी का मतलब क्या है? मेजॉरिटी का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मेजॉरिटी कंपोनेंट यही ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है मेनली ऑक्सीजन को, लेकिन कंप्लीट ऑक्सीजन को वो भी ट्रांसपोर्ट नहीं करती। बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होने वाली टोटल ऑक्सीजन का लगभग 97% आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है और 3% यही प्लाज्मा करता है उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यही प्लाज्मा भी करता है। ठीक है, चले तो यहां पर क्या लिखा है? गैसेज इस वजह से लिखा हुआ है, गैसेज में का भी ट्रांसपोर्ट करेगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड मेजॉरिटी में प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। यदि बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। यही वजह है कि यदि बात की जाए ऑक्सीजन की तो प्लाज्मा में सिर्फ 3% ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन बात की जाए कार्बन डाइऑक्साइड की तो प्लाज्मा में लगभग 77%, 77% डिसॉल्व होकर के ट्रांसपोर्ट होती है। 77 में से 7% डायरेक्ट और 70% इनडायरेक्ट। ठीक है, सो अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट सुन करके, ये नॉलेज आपको जो दी गई है ये आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी गई है। तो प्लाज्मा गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है जिसमें ऑक्सीजन को कम, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा। ठीक है, सो वी आर डन विद द प्लाज्मा। बात करते हैं बेटा किसकी? फॉर्म्ड एलिमेंट की। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट में सबसे पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं दिस इज आरबीसी। आरबीसी का बेटा एक और नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट इसको बोलते हैं। आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी की शेप कैसा होता है बेटा? ये बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है। देखिए आपको डायग्राम भी दिखा रखा है, कैसा बाइकॉन्केव डिस्क शेप। ये तश्तरी की तरह होगा जो बीच में से पिचकी हुई होगी, है ना, बीच में से पिचकी होती है, उसकी बाउंड्री मोटी होती है। आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है इसको डोनेंस मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। और आरबीसी के ब्लड के अंदर स्टैक भी प्रेजेंट होते हैं। स्टैक का मतलब एक के ऊपर एक पाइल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, तो इसको रोलेक्स बोलते हैं। राउलेक्स नॉट रोलेक्स, है ना, घड़ी नहीं। चलो बेटा आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज का होता है और इनके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, हैव नो न्यूक्लियस, क्योंकि मेजॉरिटी स्पेस तो बेटा इसका किसने कवर कर लिया होता है? मेजॉरिटी स्पेस तो इसका हीमोग्लोबिन ने कवर कर लिया होता है, तो इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। आगे बात करें, इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है विच मेक्स इट रेड, जो इसको कैसा बना देता है बच्चे? जो इसको लाल बना देता है। ठीक है, बात की जाए नॉर्मल काउंट की तो बच्चे मेल और फीमेल दोनों के लिए इसका नॉर्मल काउंट अलग अलग होता है। मेल के लिए लगभग होता है इसका बेटा 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब। एक mm क्यूब के अंदर लगभग 5 से 5.5 मिलियन। वहीं फीमेल के अंदर लगभग कितना होता है बेटा? ये फीमेल के अंदर होता है 4.5 से 5 मिलियन पर mm क्यूब। 4.5 से 5 मिलियन पर mm क्यूब। ठीक है, मेजॉरिटी ट्रांसपोर्ट करता है किसको? ऑक्सीजन को, और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का 97% ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का 23%। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लगभग कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टोटल बॉडी की? जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है ना टिश्यू से लंग्स की तरफ, उसमें से 23% ही आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है। क्लियर? और इसके अलावा ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन लगभग ये कितना ट्रांसपोर्ट करता है? 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? आरबीसी। ठीक है, सो आरबीसी की जो हीमोग्लोबिन होती है वो ज्यादा एफिनिटिव, ज्यादा अट्रैक्ट करती है ऑक्सीजन को कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, ऐसा आपका भी आपने सुना होगा ना कि जो इग्लूज होते हैं ना, इग्लूज बर्फ के जो घर होते हैं, उसको गर्म या फिर अंदर से उसको गर्म रखने के लिए लोग उसमें आग जला लेते हैं। अब आग जलाने से क्या होता है कि रूम की जितनी भी ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है और फ्यूल के जलने की वजह से वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के जरिए बॉडी में जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ एक परमानेंट बॉन्ड बना लेती है। ये परमानेंट बॉन्ड अब टूटता नहीं है। अब जो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच हो गई, अब वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी। इस वजह से धीरे धीरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है एंड पर्सन लीड टू डेथ, और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो किसकी वजह से होती है? क्योंकि आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा किसके लिए है? कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है। और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो इसकी एफिनिटी है वो एक इरिवर्सिबल बॉन्ड इसके साथ बना देती है। क्लियर? चलिए, सो इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। इस सिचुएशन को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक है, स्मोकिंग करने वाले लोगों को अक्सर ये बीमारी होती है, अक्सर ये समस्या होती है। उनकी सिगरेट पीने की वजह से क्या होता है? बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है धुएं के साथ, और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स के अंदर जाता है तो ये आरबीसी के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है। अब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड को ही करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी की। हमने बात करी अभी किसकी? आरबीसी की। अब बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की। डायग्राम के अंदर देखा बेटा, ये है हमारी डब्ल्यूबीसी, ये है हमारी डब्ल्यूबीसी।
और यदि मैं यहां पर दिखाऊं तो ये कौन है भैया, ये है बॉडी के अंदर आया हुआ कोई पैथोजन, ठीक है, पैथोजन। अब देखो स्टडी अल्फा के जो टेक्निकल टीम है उसका एफर्ट्स देखो, एफर्ट्स ये है कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको पढ़ने की, आपको सिंपली इसमें देख करके ही समझ में आ गया कि एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी का काम क्या है। सहमत है इस बात से? डब्ल्यूबीसी का काम है, देखो ग्लव्स पहन रखे हैं हाथ में ना, फाइटिंग ग्लव्स जो होते हैं, तो ये क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी पैथोजन से फाइट करती है और बॉडी की इम्यूनिटी बनाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की किसकी वजह से बनती है, डब्ल्यूबीसी की वजह से। बात करते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी का एक और नाम ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन 1 से 4 दिन का होता है। इसका शेप कैसा होता है बेटा, अमीबॉइड शेप होता है। नॉर्मल काउंट की बात की जाए तो इसका नॉर्मल काउंट लगभग लगभग 11,000 तक पहुंच जाता है, 11,000 पर एमएम क्यूब। 1 एमएम क्यूब के अंदर लगभग 11,000 डब्ल्यूबीसी हो जाती है। सोल्जर ऑफ बॉडी कहा जाता है, सोल्जर रहेंगे नहीं है भाई, बॉडी के अंदर कोई चीज बाहर से आई है उसके खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं, दैट्स वाई क्या सोल्जर ऑफ बॉडी। बॉडी को क्या प्रोवाइड कर रही है, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। बच्चे जो डब्ल्यूबीसी है जिसको हम बोल रहे हैं ल्यूकोसाइट, ये ल्यूकोसाइट बॉडी के अंदर 2 तरीके की होती हैं, ठीक है। 2 तरह कौन कौन सी होती हैं, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट का मतलब होता है ऐसी डब्ल्यूबीसी जिनके पास एंजाइम रिच और एंजाइम फिल्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ए ग्रेन्युलोसाइट का मतलब जिसके पास एंजाइम फिल्ड ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, सो सिंपल। ग्रेनुलोसाइट यहां पर 3 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, इसके अंदर होती है पहली बेसोफिल, ठीक है, दूसरी इओजिनोफिल, इओजिनोफिल कक्षा 9 में भी पढ़ा है बेटा आपने इसको, है ना, बेसोफिल, इओजिनोफिल, और तीसरी कौन सी बेटा, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। इओजिनोफिल को एसिडोफिल भी कहा जाता है, इओजिनोफिल को क्या कहा जाता है, एसिडोफिल भी कहा जाता है, ठीक है। तो बेसोफिल का मतलब क्या, जो बेसिक डाई से स्टेन हो, इओजिनोफिल एसिडोफिल जिसको बोल रहे हैं एसिडिक डाई से स्टेन होता है, और न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है। बात करते हैं बेटा ए ग्रेनुलोसाइट की, तो ए ग्रेनुलोसाइट 2 तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है बेटा मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट। तो कमेंट सेक्शन में जल्दी फटाफट से बताएंगे लिम्फोसाइट कहां होती है, कहां होती है लिम्फोसाइट। टेलीग्राम पर ये नोट्स आपको एज इट इज मिल जाएंगे, सेशन के एंड पे टेलीग्राम का लिंक आपके साथ शेयर किया जाएगा, वहां पर ये सारे नोट्स आपको वहीं ऐसे कैसे प्रिपेयर्ड मिलेंगे, जैसा मैं लिख रहा हूं ऐसे कैसे। तो यहां पर जैसे ही आपके पास ये नोट्स पहुंचेंगे तो यहां पे सवाल होगा कहां पर प्रेजेंट होते हैं, है ना, चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं, ठीक है, कहां पर होते हैं, ठीक है, कहां होते हैं ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कहां होते हैं, ठीक है ना, जनरली कहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये बताया था। तो कमेंट सेक्शन के अंदर इस सवाल का जवाब देंगे कि लिम्फोसाइट को बताए गए लेक्चर के अंदर, मींस जो अभी इससे पहले हमने एक और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें कहां मौजूद थे, ठीक है, एक और हिंट दे दिया मैंने आपको। चले, तो वी आर डन विद द डब्ल्यूबीसी। बात करते बेटा प्लेटलेट्स की, देख रहे हैं डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हैं बेटा कि जो हमारी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में देखो यहां पे ना क्या हो चुका है, एक कट लग चुका है, इस तरीके से यहां पर एक कट लगा है। ब्लड वेसल में जैसे ही कट लगता है, जैसे ही हमें कोई इंजरी होती है तो शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, तो खून को बहने से रोकना भी जरूरी है, अदरवाइज भाई खून का लॉस हो जाएगा। तो खून को बहने से रोकने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का होता है। तो ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, क्लॉटिंग करती हैं, क्लॉट बनाने में मदद करती हैं, ताकि जब भी कभी खून शरीर से किसी इंजरी किसी चोट की वजह से लॉस हो रहा है तो खून को लॉस होने से रोका जा सके। यही काम किसका होता है बेटा, प्लेटलेट्स का होता है। जनरली इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 3 से 7 दिन का होता है। क्लॉटिंग में हेल्प करती है ऑफ ब्लड विच प्रिवेंट्स इट्स लॉस, ब्लड के लॉस को रोकने के लिए क्लॉटिंग में मदद करती हैं। ये फ्रेगमेंट होती है बेटा मेगा कैरियोसाइट्स की। मेगा कैरियोसाइट किससे बनती है बच्चे, तो ये बनती है किससे, स्टेम सेल्स से। किसमें, स्टेम सेल्स इन बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो, ठीक है भाई, अस्थि मज्जा बोलते हैं बोन मैरो को, अस्थि मज्जा में होती है ना बोन मैरो। सो बोन मैरो के अंदर मौजूद स्टेम सेल से मेगा कैरियोसाइट बनती है, और उन्हीं मेगा कैरियोसाइट्स के टुकड़े क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सभी को। तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट यदि पूछा है भैया, तो प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट कितना होता है भाई, और जनरली ये तो हमने सुना होता है क्योंकि साल में एक बार सीजन जरूर आ जाता है बीमारी का, है ना, डेंगू मलेरिया का, है ना, उसमें बोलते हैं पेशेंट की प्लेटलेट कम हो गई है ना, लैंग्वेज के कन्वीनियंस में भूल जाते हैं, प्लेट बोलना है क्या बोलना है,
होती तो एक्चुअली प्लेटलेट्स हैं, लेकिन लैंग्वेज के कन्वीनियंस में हम चीजों को क्या बोल जाते हैं, प्लेट्स बोल जाते हैं ना, प्लेट्स। सो होती क्या है बेटा, प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। सो नॉर्मल काउंट इसका कितना होना चाहिए, लगभग 1.5 लाख से लगभग 3 से 4 लाख भी इसका नॉर्मल काउंट होता है। सो लेट्स से मैं इसका काउंट नॉर्मल कितना रख रहा हूं, 4 लाख, उसी mm³ में, उसी अमाउंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम में, उसी mm³ में, ठीक है। तो 1.5 लाख से लेकर 4 लाख पर mm³ इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। इस रेंज में होना चाहिए एक्चुअल में। इससे कम यदि पहुंच जाता है तो अपने आप में एक चिंता का विषय होता है, बढ़ानी होती है ना। डेंगू का वायरस प्लेटलेट खाता है शरीर में, यही वजह होती है कि जब किसी को डेंगू जाता है तो प्लेटलेट्स का नंबर घट जाता है। क्लियर। इसके अलावा प्लेटलेट्स जब क्लॉटिंग करती हैं, सुनिए ध्यान से, एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। प्लेटलेट्स जब भी क्लॉटिंग करती हैं तो इनको जरूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, आयंस की, ठीक है। आयंस प्लेटलेट्स को जल्दी से क्लॉट बनाने के लिए प्रमोट करते हैं। यही वजह होती है कि नाई के पास जैसे दाढ़ी वाड़ी बनवाने जाते हैं ना, कट वट लग जाता है, ऐसा कट जो दिखाई भी नहीं भी दे रहा और दे भी दे रहा है, तो शेविंग कराने के बाद क्या होता है, शेविंग कराने के बाद नाई ना, मतलब उसके चेहरे पर क्या एक चीज रगड़ देता है, फिटकरी है ना, एलम। एलम क्या कर देता है, रगड़ देता है, क्योंकि फिटकरी के अंदर आयंस ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिच होती है वो। और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, जैसे ही कोई कट लगा होगा ना, तुरंत क्लॉटिंग कर देगी, ब्लड लॉस को रोक देगी, ठीक है। इस वजह से फिटकरी को रगड़ा जाता है चेहरे पर, ठीक है। सो प्लेटलेट्स क्या करती है, ब्लड लॉस को प्रिवेंट करती हैं इन केस ऑफ एनी इंजरी, ठीक है। चले आगे बात करें। ब्लड वेसल या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड वेसल बोल रहे हैं, ठीक है। पहला हमने कंपोनेंट क्या पढ़ा, ब्लड पढ़ा। ब्लड के अंदर हमने पढ़ा 2 कंपोनेंट थे, फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा। प्लाज्मा के अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट में फिर से हमने 3 कंपोनेंट पढ़े, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। अब हम कंपोनेंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेटा ब्लड वेसल। देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, कुछ डायग्राम को यदि आप चीजें डायग्राम को एज आपने माइंड के अंदर रिटेन करें तो डायग्राम के अंदर ही कुछ डिफरेंस आपको पता चल जाते हैं। पहली बात, ब्लड वेसल्स होती क्या है। ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी की वो पाइपलाइन जिस पाइपलाइन के अंदर ब्लड फ्लो होता है, और ये पाइपलाइन 2 तरीके की होती है, आर्टरीज और वीन्स। क्या क्या, आर्टरीज और वीन्स। डायग्राम में डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे। तो ब्लड वेसल्स क्या है, मींस ट्यूब इन विच ब्लड फ्लोज। वो ट्यूब जिसके अंदर ब्लड क्या होता है बेटा, फ्लो होता है, ऐसी ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी ट्यूब्स को हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए बेटा, ब्लड वेसल जब भी किसी सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती है ना, या फिर यूं कहें कि जब किसी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल में फ्लो होता है तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज कह देते हैं। अब क्योंकि ब्लड वेसल यहां प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई ये कैसा वेस्कुलर सिस्टम बेटा, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है, ये क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है बच्चे। ये कैसा सिस्टम है, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, खाली खुली कैविटीज में फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपको दी गई एक तरफ आर्टरी, एक तरफ वीन्स, ठीक है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ध्यान से देखेंगे बेटा, आर्टरी और वीन में क्या क्या डिफरेंस है। पहली बात देख रहे हैं आप, यहां पर आर्टरी की वॉल आपको कैसी दिखाई गई है, यहां पर देखो थिक दिखाई गई है, लेकिन यहां पर आर्टरी की वॉल, सॉरी वीन्स की वॉल थिन दिखाई गई है। तो मैं यहां पर एक डायग्रामेटिक एक कंपैरेटिव चार्ट बना देता हूं आर्टरी के बारे में और वीन के बारे में। तो बेटा पहला डिफरेंस क्या हो गया कि इसकी वॉल कैसी होती है, इसकी वॉल होती है बच्चे थिक वॉल, जबकि इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है। सो ये तो पहला डिफरेंस हो गया वॉल के बेस पर। दूसरा, थिक वॉल इस वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर फ्लो होने वाले ब्लड का प्रेशर ज्यादा होता है, तो ज्यादा प्रेशर टॉलरेट कर सके, ऐसा टॉलरेशन या टॉलरेंस तभी हो सकता है जब वॉल्स थिक हो। तो यहां पर ब्लड का प्रेशर हाई होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन वहीं बात करें यहां पर वीन्स के अंदर कैसा होता है बेटा, लो ब्लड प्रेशर। कैसा ब्लड प्रेशर होगा, लो ब्लड प्रेशर होता है। अब जब बेटा हाई ब्लड प्रेशर होता है ना, तो हाई ब्लड प्रेशर में ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस कम होते हैं। इस वजह से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से वीन्स की तरीके से कोई भी वाल्व्स नहीं है। वाल्व्स यहां पे क्या करते हैं, ब्लड का फ्लो एक डायरेक्शन में मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड का अपोजिट फ्लो नहीं होने देते, वीन्स में लगे हुए वाल्व्स। लेकिन आर्टरी में तो ऐसे कोई वाल्व्स नहीं है क्योंकि ब्लड का प्रेशर हाई है, सो नो वाल्व्स। लेकिन यहां पे आप क्या बताएंगे, वाल्व्स आर प्रेजेंट। वाल्व्स क्या बच्चे, यहां पर वाल्व्स प्रेजेंट है, ठीक है, वाल्व्स आर प्रेजेंट। चलिए
सो वेल्व्स आर प्रेजेंट। आगे बात करते हैं और क्या डिफरेंस है भैया। डिफरेंस है बेटा इनकी पोजीशन का। जो आर्टरीज होती हैं, जो आर्टरीज होती हैं वो डीपली सीटेड होती हैं, शरीर के अंदर मतलब अंदर की तरफ होती हैं, गहराई में डीपली सीटेड। लेकिन बात वीन्स की करें तो ये कैसी होती है, सुपरफिशियली प्लेस्ड, स्किन के नीचे होते हैं बेटा, सुपरफिशियली प्लेस्ड, ठीक है, स्किन के जस्ट नीचे की तरफ होती हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंस किसके बीच में बताया हमने, आर्टरी और वीन्स की पोजीशन के बीच में डिफरेंस बताया, पोजीशन को बेस मानते हुए डिफरेंस बताया, ठीक है। और क्या डिफरेंस हो सकता है बेटा, तो ध्यान रखेंगे ये जो स्पेस होता है, कौन सा बेटा, ध्यान से देखने, ये जो स्पेस होता है जिस स्पेस में ब्लड फ्लो होता है ना, इस स्पेस को हम ल्यूमेन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो आप देख पा रहे होंगे बेटा कि इसकी वॉल कैसी है बेटा, थिक है, इसकी वॉल थिक है, तो इसका ल्यूमेन आप देख पा रहे हैं यहां पर, इसका ल्यूमेन यहां देखिए और इसका ल्यूमेन यहां देखिए, दोनों के ल्यूमेन में आपको अंतर दिख रहा है। आर्टरी की वॉल थिक है, इस वजह से इसका ल्यूमेन नैरो हो जाता है, जबकि वीन्स की वॉल थिन है, इस वजह से उसका ल्यूमेन ब्रॉड हो जाता है। तो डिफरेंस किस बात का बना बेटा, डिफरेंस बना ल्यूमेन का। तो आर्टरी का ल्यूमेन कैसा है, ल्यूमेन इज नैरो, ल्यूमेन इज नैरो, जबकि इसके अंदर ल्यूमेन कैसा बचे, ल्यूमेन इज ब्रॉड, ल्यूमेन इज ब्रॉड। अब जब दो दो ब्लड वेसल हैं तो कोई तो डिफरेंस होगा इनमें मौजूद ब्लड में, तो हां डिफरेंस है। आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि वीन्स में फ्लो होने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है। आर्टरी में फ्लो होने वाला ब्लड कैसा बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और वीन्स में कैसा बचे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो शरीर की सारी वीन्स में कैसा ब्लड है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। लेकिन 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 एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट ओवर देयर, एक्सेप्शन जरूर होगा यहां पर। एक्सेप्शन क्या है कि सभी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं एक्सेप्शन को। बेटा एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन है एक आर्टरी ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, एंड दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। क्या है बेटा इसका नाम, पल्मोनरी आर्टरी। इसी तरीके से वीन्स में भी एक्सेप्शन है। वीन्स में क्या एक्सेप्शन है भाई, तो वीन्स का एक्सेप्शन मैं नीले रंग से लिख दूं, ठीक है भाई, इसका एक्सेप्शन मैं नीले रंग से लिख रहा हूं। अरे नीला नहीं, ब्लैक सा ही लग रहा है तो, ये लो अब ठीक है। सो इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी वीन। सभी वीन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लेकिन पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजनेटेड है। सो ये डिफरेंस होता है बेटा आर्टरीज और वीन्स के बीच में। दोनों के पास स्मूथ मसल्स होती हैं, दोनों के पास बेटा क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं जो इसको इलास्टिसिटी देती हैं, ठीक है। ब्लड को पंप करने का काम सिर्फ हार्ट का नहीं होता, ब्लड को पंप करने का काम इन वेसल्स का भी होता है ना। क्या बेकार की बात कर रहे हो सर आप, है ना, हमने तो आज तक ऐसा कभी सुना ही नहीं है। नहीं सुना भाई, बिल्कुल नहीं सुना होगा, ठीक है। यही तो स्टडी अल्फा की कमिटमेंट है कि आपको कुछ यूनिक भी बताएंगे, ऐसा जो रियलिटी ग्राउंड में एग्जिस्ट करता है, और वो शायद आपने उससे आज से पहले स्टडी अल्फा के लेक्चर से पहले शायद सुना ना हो। फिर बता रहा हूं, ब्लड बॉडी के अंदर सिर्फ हार्ट पंप नहीं करता, ठीक है, हार्ट ही पंप नहीं करता, ये ब्लड वेसल्स भी करती हैं। ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स ब्लड को पंप करती हैं। फॉर एग्जांपल जब इसमें से ब्लड निकल के जाता है ना, तो ये फैलती हैं ऐसे, जब फैलेंगी तो वापस अपनी जगह पे आएंगी, लेकिन जब जैसे ही अपनी वापस जगह पे आएंगी तो ये फ्लो होने वाले ब्लड को पंप करती हैं, धकेलती हैं। समझ पा रहे हैं, तो इस वजह से सिर्फ हार्ट ही नहीं, ब्लड वेसल्स भी अपने इंडिविजुअल लेवल पर क्या करती हैं, ब्लड को प्रेशराइज करती हैं, ब्लड को प्रेशर करती हैं, पंप करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो दिस इज ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट द ब्लड वेसल्स। आगे बात करते हैं बेटा, अगला कंपोनेंट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का, कौन सा, हार्ट। अगला कंपोनेंट क्या बच्चे, हार्ट। हार्ट अगला कंपोनेंट है, ठीक है। सो हार्ट क्या है बेटा, एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है भाई। ये कैसा ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है, मेड अप ऑफ कार्डियक मसल, ठीक है भाई, क्या है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। अगला पॉइंट कहां होता है, लेफ्ट हैंड में नहीं होता, ठीक है, डोंट एवर से दैट कि हार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, नहीं होता बेटा, हार्ट हमारा सेंटर में होता है, ठीक है, सेंटर में, दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। तो कहां है, सेंट्रली लोकेटेड, सेंट्रली लोकेटेड, टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट। हाँ ये मानते हैं कि झुकाव होता है किस तरफ, टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में झुका हुआ होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राइट हैंड साइड में झुका हुआ होता है ना,
राइट हैंड साइड में झुका होता है तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, है ना, डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं सिचुएशन को। जब कभी हार्ट मौजूद तो कहां है, सेंटर में, लेकिन ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है, लेकिन यदि राइट की तरफ टिल्ट होता है ना, तो दिस सिचुएशन, मेडिकली दिस सिचुएशन इज नोन एज डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया। ठीक है, चलो क्या करता है बेटा, ये पंप करता है। ठीक है, वर्क्स टू पंप ब्लड अक्रॉस द बॉडी, अक्रॉस द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करता है बेटा, ये पंप करता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन करता है। ठीक है, हैव डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब है समझेंगे अभी, लेकिन शब्दों में यदि मैं आपको बताऊं तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि यदि ब्लड ने एक कंप्लीट साइकिल की हो और उस कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट के थ्रू 2 बार निकल के जाए, तो ये सर्कुलेशन कैसा हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, ये सर्कुलेशन कैसा हो गया, डबल। तो इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट साइकिल ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस, दैट्स व्हाई इन ह्यूमन द सर्कुलेशन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इस वजह से ह्यूमंस के अंदर कैसा सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो हार्ट के पास क्या बेटा, डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कितना साइज होता है, साइज अबाउट अ क्लोज्ड फिस्ट, साइज अबाउट क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है, क्लोज्ड फिस्ट। ठीक है, एक बंद मुट्ठी के बराबर का होता है। ठीक है ना, जैसे हम हाथ के इस तरीके से बंद कर लेंगे तो इस बंद मुट्ठी के बराबर का हमारा हार्ट होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बेटा कितने चेंबर्स होते हैं इसमें, ह्यूमन हार्ट के पास 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां पे आपको एक सीक्वेंस लिख के दिखा रहा हूं बेटा, परम। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, परम। परम में मतलब क्या होता है, परम का, परम का मतलब बेटा पाइसेस, पाइसेस का मतलब मछलियां। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस का मतलब बेटा उभयचर, उभयचर का मतलब मेंढक, मेंढक जो होते हैं। तीसरा बेटा रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग, जैसे कि सांप और छिपकली, है ना, ये सब क्या होते हैं, रेप्टाइल्स, मगरमच्छ, एलिगेटर्स। अगला बेटा एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स, और लास्ट है मैमल्स। कौन, मैमल्स। तो इनके पास, सबके पास हार्ट होता है, लेकिन हार्ट के अलग अलग चेंबर्स होते हैं बेटा। पाइसेस के पास जो हार्ट है बेटा वो 2 चेंबर हार्ट है, 2 चेंबर होते हैं। ठीक है, वहीं एम्फीबियन के पास बेटा कितना चेंबर का होता है, 3 चेंबर का होता है। रेप्टाइल्स के पास भी 3 चेंबर का होता है, लेकिन 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 रेप्टाइल्स के पास फिर से बेटा एक एक्सेप्शन है, सभी रेप्टाइल्स का हार्ट 3 चेंबर का, लेकिन एक्सेप्शन क्या बेटा, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल एकमात्र ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास कितने चेंबर का हार्ट है बच्चे, जिसके पास है 4 चेंबर का हार्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं किसकी, एवीज, एवीज मतलब बर्ड्स, बर्ड्स के पास भी कितना, 4 चेंबर्ड हार्ट, 4 चेंबर्ड हार्ट। और मैमल्स के पास भी कितना बेटा, 4 चेंबर्ड हार्ट। ठीक है, 4 चेंबर होते हैं। इन 4 चेंबर में से 2 चेंबर होते हैं ऊपर वाले ऑरिकल, 2 चेंबर नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल। ऑरिकल चेंबर छोटे होते हैं, वेंट्रिकल चेंबर बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए सो ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को। चलिए अब बेटा ये जो चेंबर आप देख रहे हैं यहां पर, ये वाला जो चेंबर देख रहे हैं यहां से यहां तक का ये जो चेंबर है, दिस चेंबर इज वेंट्रिकल। इसी तरीके से यहां पर ये पूरा चेंबर नीचे से इस तरीके से, ये चेंबर कौन सा है, वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ऐसा मत समझना कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है ना, ऐसे मत समझना। आपको ऐसे समझना है कि जैसे ये हार्ट, मैं ऐसे खड़ा हूं ना, तो ये मेरा हार्ट है और ये मेरा राइट हैंड है, तो ये जो चेंबर होंगे राइट चेंबर्स होंगे और ये वाली चेंबर लेफ्ट चेंबर्स होंगे। ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल। तो एक ऑरिकल इधर की तरफ ऊपर है तो क्या बोला, राइट ऑरिकल। ऐसे ऊपर की तरफ एक इधर है तो लेफ्ट ऑरिकल। ऐसी एक नीचे वेंट्रिकल है तो राइट में भी है लेफ्ट में भी, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे हार्ट के में कितने चेंबर हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो सो ये हमें समझ में आया हार्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया। अब बात करते हैं हार्ट के थ्रू बॉडी के अंदर होने वाला सर्कुलेशन, के हार्ट के थ्रू बॉडी का सर्कुलेशन कैसे पूरा होता है, कैसे मान लेंगे डबल सर्कुलेशन है। चलिए समझते हैं। सो लेट सपोज बेटा ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, बॉक्स की फॉर्म में बना दिया भाई मैंने, ठीक है ना, ताकि समझ में आ जाए ना। सो ये हमारा हार्ट है बेटा। हार्ट के राइट और लेफ्ट दोनों चैम्बर्स के बीच में एक सेपरेटिंग वॉल होती है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, इस वॉल को हम बोलते हैं सेप्टम। ऐसा सेप्टम क्यों होता है बेटा, सेप्टम होता है इस वजह से ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए। ठीक है,
जो राइट हैंड साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजनेटेड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए, इसकी इंश्योरिटी या इसकी गारंटी या इसका ये काम किसका, ये जिम्मेदारी किसकी है, सेप्टम वॉल की। तो सेप्टम वॉल इस जिम्मेदारी को संभालती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, चलिए बेटा हम यहां पर लिख रहे हैं लंग्स और यहां पर लेट्स से बॉडी ऑर्गन्स। तो बेटा जो ब्लड कहां से, लंग से आता है बच्चे, लंग से आने वाला ब्लड हार्ट के कौन से चेंबर में जा रहा है बेटा, ये लेफ्ट है और ऊपर वाले ऑरिकल हैं, तो लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप मार करके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक इस ब्लड को भेज देता है। ठीक है, तो ये तो सर्कुलेशन समझ रहे हैं। ठीक है, लंग से आने वाला ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी ऑर्गन्स तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। अब जब बॉडी ऑर्गन से ब्लड वापस आएगा तो बेटा इसमें ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले ब्लड के कंपैरिजन में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाएगी। नाउ द ब्लड इज सेड टू बी डीऑक्सीजनेटेड। ध्यान रखें, इस तरीके का मिसकंसेप्शन आप कहीं भी सुने, रिटेलिएट करें, बिल्कुल ना माने। क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होती है, बस ये है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कम होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ऐसा भी नहीं है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों होती हैं, बस अंतर यह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम। अब ये ब्लड कैसा हो जाएगा बच्चे, ये ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के सभी तमाम ऑर्गन से इकट्ठा होकर के लंग्स की तरफ जाता है, लेकिन लंग्स की तरफ जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए, लेकिन डायरेक्टली नहीं जा सकता। हार्ट ही इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास पंप करेगा। तो सबसे पहले ये ब्लड की जिम्मेदारी है कि भाई वो सबसे पहले कहां पे जाए, सबसे पहले हार्ट के राइट ऑरिकल में जाए, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाए, और तब राइट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी का ब्लड ये कहां जाए, लंग्स के पास जाए। लंग्स के पास जाने के बाद ये ब्लड फिर से ऑक्सीजनेट हो जाएगा और फिर से वही साइकिल चलने लगेगी। क्लियर, चल बेटा वेंट्रिकल ब्लड को मैक्सिमम प्रेशर के साथ क्या करते हैं, पंप करते हैं। जो मैक्सिमम प्रेशर वेंट्रिकल पंप करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ब्लड तेजी से निकल के जाएगा। तो वेंट्रिकल में ब्लड निकल के आने वाला जो होता है वो तेजी से फ्लो होता है, इस वजह से यहां पर तो वही ब्लड वेसल काम कर सकते हैं जो इस प्रेशर को टॉलरेट कर सकें, और वो कौन है बेटा, आर्टरी। तो यहां पर ये जो आर्टरी है ये शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी होती है बेटा, जिसका नाम है ऑर्टा। ये क्या बच्चे, लार्जेस्ट आर्टरी। क्या है ये है लार्जेस्ट आर्टरी। वहीं बात करें तो ये ब्लड वापस जाकर के कहां जाता है, राइट ऑरिकल में जाता है, लेकिन अब ये ब्लड डीऑक्सीनेट हो चुका है। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी की सबसे बड़ी वीन के थ्रू जाता है। बॉडी की सबसे बड़ी वीन का नाम होता है बेटा वीना कावा। वीना कावा, वीना कावा से ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के पास, लेकिन वेंट्रिकल से पंप हो रहा है बच्चे, फिर से ही आर्टरी होगी ना, लेकिन इस आर्टरी का नाम होगा इस बार पल्मोनरी आर्टरी। याद आ गया एक्सेप्शन, सभी आर्टरी में कैसा ब्लड था, डीऑक्सीनेटेड। सभी आर्टरी में कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड। तो देखो ये रहा डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कलर से दिखाया मैंने आपको, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आर्टरी में जा रहा है। ठीक है, चलिए तभी अब यहां पे बात की जाए बेटा, लंग से लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड लाने वाली ब्लड वेसल का नाम होता है बच्चे पल्मोनरी वीन। क्या नाम होता है इसका, पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी वीन देखो, वीन है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करना चाहिए, लेकिन रेड कलर में दी है तो क्या कर रही है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। ठीक है, सो एक्सेप्शन है, वीन्स और आर्टरीज में एक्सेप्शन होते हैं। वीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, सो ये पॉइंट था, ये डायग्राम था किसका, ब्लड के सर्कुलेशन का थ्रू आउट द बॉडी। अब आप सोचिए, ध्यान समझिए, सपोज करो लंग्स से ब्लड चला और लंग्स से चलने के बाद अब इसकी जर्नी को आप ट्रेस करिए। लंग से गया हार्ट के पास, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्गन से वापस हार्ट के राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, देन गया लंग्स। इट मींस लंग्स से चल करके लंग्स तक वापस आने में इसको हार्ट को 2 बार क्रॉस करना पड़ा। इस वजह से सर्कुलेशन इज सेड टू बी डबल सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, डबल सर्कुलेशन। पहला सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में, दूसरा हार्ट और ऑर्गन के बीच में। तो जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन है बच्चे, ये सर्कुलेशन किस नाम से आना जाता है, सो लेट्स सपोज मैं इस सर्कुलेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं।
तो पहला सर्कुलेशन लंग्स और हार्ट के बीच में, दूसरा हार्ट और ऑर्गन के बीच में। लंग्स और हार्ट के बीच में ये सर्कुलेशन जो होता है बच्चे, इसको हम बोलते हैं कौन सा सर्कुलेशन? दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा है बच्चे ये? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लंग्स सॉरी हार्ट और ऑर्गन के बीच में जो सर्कुलेशन है दैट इज नोन एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या है बच्चे ये है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्लियर? ये क्या हो गया? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ओके, पल्मोनरी सर्कुलेशन का आधा पार्ट डीऑक्सीनेटेड है, आधा ऑक्सीजनेटेड है। इसी तरीके से सिस्टमिक का आधा डीऑक्सीनेटेड है, आधा ऑक्सीजनेटेड है। तो सपोज करो यदि मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करूं ऐसे, तो इस तरफ फ्लो हो रहा है बेटा कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। इस तरफ कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। और इस तरफ कौन सा बचे? इस तरफ है डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर? तो ब्लड सर्कुलेशन इस तरीके से शायद आज आपने पहली बार समझा हो। ठीक है, यदि आज आपने पहली बार ब्लड सर्कुलेशन को इतने बेहतरीन ढंग से कलर के साथ साथ एक बोलते हैं ना ऑनगोइंग प्रोसेस के जरिए समझा कि कहां से कहां गया। यदि आज आपको पहली बार ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से समझाया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद हमने समझ लिया सर्कुलेशन। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या? अगला कॉन्सेप्ट बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट है ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या होता है ब्लड प्रेशर? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? ठीक है, तो वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर रहे हैं। वेंट्रिकल जैसे ही ब्लड को पंप करेंगे, वेसल्स में से ब्लड तेज स्पीड से निकल के जाएगा। और जब ये तेज स्पीड से ब्लड निकल के जाएगा तो ये वॉल पर प्रेशर लगाएगा। वॉल्स पर ब्लड की वजह से लगने वाला यही प्रेशर ब्लड प्रेशर कहलाया जाता है। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर बेटा? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? बिल्कुल सिंपल शब्दों में क्या बताएंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। प्रेशर exerted by blood on the walls of blood vessel। ठीक है, ब्लड वेसल्स की वॉल पर जो प्रेशर अप्लाई कर होता है ब्लड की वजह से, उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। बेटा दो तरीके का होता है चाहिए। ठीक है, दो तरीके कौन कौन सा? एक होता है सिस्टोलिक और एक होता है डायस्टोलिक। बात की जाए सिस्टोलिक की, तो जब ये ब्लड फ्लो होता है ना, तेज स्पीड से निकल के जाता है, तो जो ब्लड प्रेशर डेवलप होगा सिस्टोलिक। ठीक है, तो ये कब बनता है बेटा? जब वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं ना और वेंट्रिकल के अंदर भरा हुआ ब्लड तेजी से निकल के जाता है, तो ये प्रेशर सिस्टोलिक होगा। तो सिस्टोलिक प्रेशर किसकी वजह से बना? ये बना बाय वेंट्रिकुलर सिस्टोल। किससे बना बेटा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल से। सॉरी, वेंट्रिकुलर सिस्टोल नहीं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे हम, है ना? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। कितना होता है बच्चे ये लगभग लगभग कितना होता है? तो सिस्टोलिक प्रेशर होता है बेटा 120 mmHg। ठीक है, डायस्टोल कौन सा होता है बेटा? डायस्टोल होता है वो प्रेशर जो बनता है उस समय पर जब वेंट्रिकल कर रहे हैं डायस्टोल, या वेंट्रिकल का हो रहा है रिलैक्सेशन। बनता है किससे? वेंट्रिक्यूलर रिलैक्सेशन। कितना होता है भैया ये होता है लगभग 80 mmHg, 80 mm मर्क्यूरिक प्रेशर। ठीक है, तो सिस्टोलिक कितना? 120, डायस्टोलिक 80। याद करने का तरीका क्या है? सिस्टोलिक स्ट्रॉन्ग है, ऐसे सिस्टोलिक ऐसे स्ट्रॉन्ग, तो डायस्टोलिक अपने आप कम कर देंगे आप। तो सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। ठीक है, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया 120/80 mmHg। ठीक है, 120/80 mmHg होता है हमारा नॉर्मल बीपी। ब्लड प्रेशर को शॉर्ट में बोल देते हैं बीपी। क्लियर? हमने क्या समझा? ब्लड प्रेशर समझा। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड के द्वारा ब्लड की वॉल्स पे लगने वाला प्रेशर ब्लड प्रेशर है। ठीक है, दो तरीके का होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और वेंट्रिकल रिलैक्सेशन की वजह से। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बना हुआ प्रेशर कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर। और वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से बना प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। ठीक है, ब्लड प्रेशर नापा किससे जाता है बेटा? ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं हम? स्फिग्मोमैनोमीटर। 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 ठीक है, ये डिवाइस है। ठीक है, यूज टू मेजर बीपी। यूज टू मेजर बीपी।
ठीक है, मेजर बीपी। सो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन एक बेहतरीन ढंग से हमने पूरा खत्म कर लिया, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। किस में किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, इसको समझने के लिए आप नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, सो टिल देन बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।